गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास होती है। हम एक हफ्ते के जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो जनरली एक हफ्ते में आपको 4-5 घटनाएं ज़रूर मिल जाती हैं जो काम की होती हैं। कई बार ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन 4-5 घटनाएं आपको ज़रूर मिल जाती हैं जो आपके काम की होती हैं और जो आपके लिए बहुत उपयोगी होती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि को ध्यान रखते हुए। तो हम उस करंट अफेयर्स की क्लास को समझने की कोशिश करते हुए हम पहली ही एक क्लास देखते हैं। जो क्लास है, जो अब इशू है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन द कोऑपरेटिव्स। बहुत अच्छा इशू है ये। अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा, अगर हम इस मामले को देखने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कोऑपरेटिव में, वह ऑर्डर क्या है, यह किस तरह का ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन कोऑपरेटिव हम देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। जो हमारा जो फेडरलिज्म है, हमारे फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस तरह से ध्यान देता है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वह कोऑपरेटिव पे क्या क्या बोलता है, किस तरह की बात करता है वो। तो जो एक कोऑपरेटिव का इशू है, देखिए पहली बात क्या है, कोऑपरेटिव। अब यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे यह मामला हमारे फेडरलिज्म को प्रभावित करता है। अब आप समझने की कोशिश करें। देखिए, आप जैसे ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था, आप लोगों ने देखा हिंदी अंग्रेजी सारे के सारे समाचार पत्रों में यह समाचार छपा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो 97th अमेंडमेंट था, इसको क्या बोला कि यह 97th अमेंडमेंट जो संविधान का है, जो पास किया गया था 2011 में, यह अल्ट्रा वायरस है। मतलब क्या हो गया, यह गैर संवैधानिक है। ज्यादातर लोगों ने यहां पर शायद पढ़ना बंद कर दिया होगा, लेकिन आपकी पढ़ाई यहां से आरंभ होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल क्या है, अब उन्होंने क्या, अब उसके बाद अगला सवाल क्या उठता है, यह असंवैधानिक क्यों है। जैसे ही आप इस बात की तलाश करेंगे यह असंवैधानिक क्यों है, आपको क्या दिखेगा, संविधान का संशोधन। जो न्यूज को पीछे जाके देखना है वह काम स्टार्ट हो चुका है कि संविधान जो 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने यह कहा कि जो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को टू डील विद कोऑपरेटिव। अब क्या है, अब अगला सवाल, कोऑपरेटिव किस लिस्ट में है, कोऑपरेटिव किस लिस्ट में है। एक सवाल प्री का हो गया, यह सेकंड लिस्ट में है। सेकंड लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट में है। अब इस करंट अफेयर्स को आप एग्जामिन करने की कोशिश करिए कि क्या क्या इश्यूज उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक इशू आपके सामने क्या आ गया कि 97th अमेंडमेंट को उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कोऑपरेटिव किस में है, स्टेट लिस्ट में है। जो अमेंडमेंट पास किया गया वह क्या किया गया। अब अमेंडमेंट असंवैधानिक क्यों है,
अमेंडमेंट असंवैधानिक इसलिए है कि यह अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखकर नहीं पास किया गया। तो यह जो अमेंडमेंट किया गया, यह संविधान संशोधन के प्रावधानों को रखकर पास नहीं किया गया। क्या प्रावधान थे? हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन नहीं लिया गया। हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लिया गया। आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति नहीं ली गई। और उसके साथ क्या हो गया कि जो 243ZI है, अब आप इसको साथ में यही पढ़िए, 243ZI जो पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वह भी इससे इंपैक्ट हो गया। जो पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में जो 243ZI है, वह भी इनसे इंपैक्ट हो गया। तो जो आर्टिकल 243ZI है, जो पार्ट ऑफ 9B है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंट्रोड्यूस हुआ है 97th अमेंडमेंट से, उसमें स्टेट में मेक लॉ ऑन द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली सब्जेक्ट टू द इंस्टेंट प्रोविजन। कोर्ट ने क्या बोला? सेव द अदर पार्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट। अब देखिए क्या हुआ, कोर्ट ने पूरा का पूरा असंवैधानिक नहीं किया। ये कैसे नहीं किया? अगर आप ध्यान दें तो मैंने तभी बताया था कि अगर किसी कानून का कुछ पार्ट ऐसा है जो वैधानिक है और उसको अवैधानिक पार्ट से अलग किया जा सकता है, उसको पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, तो वह पार्ट असंवैधानिक होने से बच जाएगा। कोर्ट ने उसी का इस्तेमाल करके कहा पूरा का पूरा पार्ट असंवैधानिक नहीं होगा। तो उन्होंने उस पार्ट को सेव किया। और जो सेंट्रल का जुरिस्डिक्शन था और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, और कहा इफ दिस सेंटर वांटेड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, अगर संसद यूनिफॉर्मिटी प्राप्त करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, तो वह इन्वोक करे आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वह आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक करे। अब आप क्या करो, आर्टिकल 252 भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आपको दिख जाएगा उसमें लेजिस्लेटिव पावर की बात कही गई है। शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आर्टिकल 252 जब आपको शक्तियों का विभाजन पढ़ा रहा था। तो आर्टिकल 252 क्या बात करता है कि किस तरह से शक्तियों का विभाजन है लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में। वो साफ साफ इस बात को कहता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। अब क्या है 254 क्या होता है? 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हो जाएं तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। और केंद्र ने कानून जो बना दिया है उसको और भी राज्य अंगीकार कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप चाहते हो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए तो आप आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप यूज कर सकते हो, जो पावर अकॉर्ड करता है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट। तो जो एवेन्यू है इज वेरी मच देयर फॉर द सेंटर टू डू दिस इन दिस मैनर। तो जो यह अगर हम इसको व्याख्यायित करने का प्रयास करें, यह जो हमारे संविधान का
क्वासी फेडरल नेचर है, जो हमारे, अब हम इस ऑर्डर की विवेचना करने की कोशिश और करते हैं, जो हमारे संविधान का क्वासी फेडरल नेचर है, जो हमारे संविधान का क्वासी फेडरल नेचर है, वह क्वासी फेडरल नेचर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मजबूत हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, और राज्य की शक्तियों को आप अपहृत नहीं कर सकते हो, राज्य की शक्तियों को आप अपहृत नहीं कर सकते हो। You cannot take away the power of the states। राज्य की जो शक्तियां हैं उसको आप अपहृत नहीं करते हो। और क्लैरिफाई किया कि जो एम्बिट है वह न्यू, जो नया एक विभाग बना है उसकी एम्बिट किस तरह से होनी चाहिए। तो अगर इसको हम और आगे एक कदम बढ़ाते हैं, रास्ता क्या है, आप कोऑपरेटिव को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल सकते हो। बहुत सी चीजों को कॉन्करेंट लिस्ट में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था। तो अगर आप चाहें तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में आप डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपका कोऑपरेटिव का सारा मुद्दा होगा, वो सारा का सारा मुद्दा आप सॉल्व कर सकते हो वाया द कॉन्करेंट लिस्ट। अब आप इस आर्टिकल से सवालों को समझने की कोशिश करिए, कितने कितने सवाल बन रहे हैं। लेट्स सी द हाउ मेनी क्वेश्चन कैन इमर्ज फ्रॉम दिस। 1. Amendment of the Constitution. 2. Cooperative in state list. 3. How 2 or more states may consent for making a law by union over a state subject. 4. How a state list subject may come in concurrent list. 5. What is the policy to declare the law unconstitutional and constitutional? Quasi federal structure of our polity of the constitution. 7. The amendments are intruding in the power of states. अब बताइए, ये करंट अफेयर का सवाल है या यह पॉलिटी का सवाल है? टेल मी, किसका सवाल है ये? होप इंग्लिश हिंदी नो इशू, इफ इशू आई कैन ट्रांसलेट इट।
बताएं किसका सवाल है, पॉलिटी का सवाल है या करंट अफेयर्स का सवाल है? और यही सवाल आएगा। आप इम्तिहान का इंतजार करिए, आप आईएएस के पीसीएस के इम्तिहान का इंतजार करिए, यही सवाल आएगा। इसी तरह के सवाल आते हैं। अगर आप पूरे साल के घटनाक्रम को एक डायरी में लिख लें, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप किसी एक साल के पूरा घटनाक्रम को पॉलिटी में लिखें, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देखें और आप बताएं कितना क्वेश्चन पेपर उस एक साल के घटनाक्रम से आया है। हमारा मेजर फेल्योर क्या है कि हम यह समझ नहीं पाते हैं सवाल की फ्रेमिंग कैसे हो रही है। ये सारी फ्रेमिंग के सवाल देखिए, बहुत बड़ी संभावना है आपके प्रीलिम्स में से इसमें से कोई सवाल आ जाए, बहुत संभावना है। सेम अप्लाइज टू द मेंस ऑल्सो। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? मैं एक बार रिपीट करता हूं अपने हर अल्टरनेट लेक्चर पे कि अगर आपको आईएएस बनना है, आप करंट अफेयर से ओरिएंटेड होकर चीज़ों को देखना शुरू करिए। आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप चाहे जितना पढ़ें, जो स्टैटिक ढंग से, एक ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ाया जाता है, उससे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। एज ए मेंटर, एज ए गाइडर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए टीचर, माई जॉब इज टू इन्फॉर्म यू what is the strength you have for this examination। अगर इस परीक्षा को आप ट्रेडिशनल ढंग से अटैक कर रहे हैं, जैसे मूलतः इलाहाबाद के लोग कर रहे हैं, उसमें सफलता की संभावना शून्य की तरह है। इसीलिए साल दर साल आप लोग फेल करते हो प्रीलिम्स, आपको पता नहीं चलता हम फेल क्यों कर रहे हैं। पीसीएसजे के लिए हेल्प करेगा, मेरा जितना क्लास है वह आपके पीसीएसजे को भी हेल्प करेगा। जिस तरह संविधान में पढ़ाता हूं वह पीसीएसजे के लिए बहुत एप्रोप्रिएट है। जो लोग पीसीएसजे के छात्र हैं वह मेरे करंट अफेयर का क्लास जरूर अटेंड करें। मैं पीसीएसजे की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लूंगा। लेट्स सेटल डाउन ए बिट योर अदर क्लासेस, देन आई विल टेक योर कॉन्स्टिट्यूशन क्लास इन द पीसीएसजे, बट आई एम एडवाइजिंग यू मस्ट अटेंड माई सैटरडे क्लास। If you ask me one of the class which is most important of yours, I will the Saturday class, because I take up towards your different dimension of the newspaper. A question has been asked by me how I should read the newspaper. This is the way how you read the newspaper. यह एक रास्ता है कि आप समाचार पढ़ने की कोशिश करें। अगला आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए यह आपके ऐसे में भी काम आएगा। अभी हमने इंटरव्यू का स्टार्ट नहीं किया है, मुझे मॉक टेस्ट ले दीजिए। अगर मुझे कुछ लोग 10-15 ठीक मिल जाते हैं तो आई विल स्टार्ट द इंटरव्यू ऑल्सो विद द सेम टाइम। जो इंटरव्यू की पढ़ाई 10-20 दिन में नहीं हो पाती है। अब देखिए अगला एक इशू है, मैं सारा आपके न्यूज़पेपर से निकाल रहा हूं और कहीं से नहीं निकाल रहा हूं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके प्रोस्पेक्ट हैं क्या? अब यह एक ऐसा टॉपिक है, यह कहां पूछ लिया जाएगा नोबडी नोज, लेकिन आपको जानना एकदम आवश्यक है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, इसका प्रोस्पेक्ट क्या है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारा जितना एम्प्लॉय है उसका जो हमारा पूरा वर्क फोर्स है उसका 80% आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये क्या है? इट इज ए इनफॉर्मल सेक्टर। यह इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर है। इस इनफॉर्मल सेक्टर के पास सबसे बड़ा वर्क फोर्स अवेलेबल है। तो 80% जो हमारा लेबर फोर्स है उसका 80%, लेबर फोर्स का, हमारे लेबर फोर्स का जो 80% है, लेबर फोर्स 80% इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हमारे लेबर फोर्स का 80% जो है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और हमारा जो जीडीपी है उसका, हमारा जीडीपी का करीब 50%
हमारे जीडीपी का जो 50% है उसमें इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको फिगर नहीं याद आती है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा लेबर फोर्स है अर्बनाइज सेक्टर में है और हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा भाग का कंट्रीब्यूशन यहां से आता है। तो जिससे उससे फर्क क्या रहा है अगर हम इसको देखने की कोशिश करें। अब जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है जो 80% है, इस इनफॉर्मल सेक्टर का हाफ एग्रीकल्चर में है। अब इसका जो 80% है इसका हाफ पोर्शन कहां पे है? इसका हाफ पोर्शन एग्रीकल्चर में है। इसका जो हाफ पोर्शन है वह एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर है वह हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ज्यादा कैटर करता है। और जो रिमेनिंग है जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, अब आधा हो गया एग्रीकल्चर में, रिमेनिंग हाफ हो गया नॉन एग्रीकल्चर में। जो रिमेनिंग हाफ हो गया वह नॉन एग्रीकल्चर में। हाफ हो गया आपका एग्रीकल्चर में। आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आधा भाग एग्रीकल्चर में काम करता है और आधा भाग, बचा हुआ आधा भाग काम करता है नॉन एग्रीकल्चर में। अब इसमें जो हमारा एक बहुत बड़ा भाग है वह रूरल इंडिया में रहता है। तो जो हमारा 40% एग्रीकल्चर का इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स है वह रहता है रूरल इंडिया में, और 20% फॉर्मल फोर्स, दैट इज 8% एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब 8% जो हमारा एम्प्लॉय करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यह कुछ बेसिक डेटा है जो आपको बताता है किस तरह काम करता है। अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें तो 2/3 ऑफ रूरल वर्क फोर्स आर इन एग्रीकल्चर। जो हमारा 2/3 रूरल वर्क फोर्स है, जो हमारा 2/3 भाग ग्रामीण काम करने वाला है, वह कहां रहता है? गांव में रहता है। जो हमारा 2/3 जो वर्कफोर्स है वह एग्रीकल्चर, गांव में एग्रीकल्चर में रहता है। तो हमारे रूरल वर्कफोर्स का 2/3 भाग वह कहां रहता है? वो एग्रीकल्चर में रहता है। ये क्या है? यह इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। क्लियर हो नहीं हो रहा है? लेट मी बिल्ड ए फैक्ट, यह इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। यह लोग इनफॉर्मली इनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और जो हमारी जो सेकेंड वेव कोविड की है उसने इनको बहुत ज़्यादा हिट किया हुआ है। अगर हम अंडरस्टैंड करें इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर तो हम पाते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो हमारे मार्जिनल, अब हम आते हैं इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक हेल्थ, अगर हम इकोनॉमिक हेल्थ देखने की कोशिश करें, जो अगर हम यह देखें कि इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर, जो एग्रीकल्चरल वर्कर की जो इकोनॉमिक हेल्थ है, यह अगर हम डिवाइड करें इनटू द मार्जिनल फार्मर्स, हमको क्या दिखता है कि लैंडलेस, हमारे पास 70% हाउस होल्ड हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। 70% हाउस होल्ड हैं, 70% हाउस होल्ड हैं जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है।
70% हाउस होल्ड के पास 1% से कम जमीन है और लैंडेड के पास 30% के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। जहां समझ में आप टाइप करिएगा, मैं तुरंत इसको क्लैरिफाई करूंगा। तो हम इसको फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक हेल्थ देखें अपने एग्रीकल्चरल वर्कर्स को, तो उसमें हम 2-3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात लिखिए कि जो हमारा अबाउट 2/3 ऑफ रूरल वर्क फोर्स है वह कृषि में काम करता है। पहली बात है, पॉइंट नंबर 1, द 2/3 ऑफ रूरल वर्क फोर्स आर इन एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर 2, ये सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। पॉइंट नंबर 3, जो सेकेंड वेव है यह रूरल इंडिया को हिट कर चुकी है। पॉइंट नंबर 4, रूरल सेंटिमेंट्स जो है फेल शार्पली, बहुत तेज गिरा हुआ है और वह रिकवरी के पाथ पर है, लेकिन रिकवरी के पाथ पर पूरी तरह नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें इकोनॉमिक हेल्थ एग्रीकल्चरल वर्कर्स को, तो हम उनको डिवाइड करते हैं 2 भागों में। इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, लैंडलेस एंड लैंड ओनर। तो 70% हाउस होल्ड के पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड, इसको हम लैंडलेस कहते हैं, और 30% के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हुआ, वेजेस, मजदूरी इनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया। और जो डोमेस्टिक डिमांड है, अगर हम इसको डोमेस्टिक डिमांड देखें लोगों की, तो डोमेस्टिक डिमांड कैसे लोगों की मीट आउट होती है। अब इस समय एग्रीकल्चरल, अब आप फिर जाइए मेरे पिछले लेक्चर पे, हमने कहा था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज ऑन राइज, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैंने पिछले किसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि alongside the government has raised a social welfare scheme is in rural India over the last year which propped up income। इनका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ सकती है। और सरकार क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर स्कीम चला रही है। अब आप यह 2 पॉइंट कहीं भी अपने आंसर में लिखेंगे, यह आपको 2 ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब इनके पास क्या है, कल्टीवेशन मेन सोर्स है, इनकम फॉर द लैंडेड। जिनके पास लैंड है उनका मेन सोर्स क्या है, कल्टीवेशन है। अब स्ट्रांग मानसून है, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे क्या है, इनकम ऑफ द लैंडेड लेबर का बढ़ेगा। तो स्ट्रांग मानसून, लैंडेड इनकम राइज। देखिए बहुत सिंपल बातें हैं, हल्का से दिमाग लगाओगे दिमाग में आने लगता है। स्ट्रांग मानसून, लैंडेड इनकम राइज। क्लियर हो नहीं हो रहा है। अब एग्रीकल्चरल लेबरर्स कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। अगर रूरल इंडिया के इमरजेंस को देखें फ्रॉम द सेकेंड वेव, they want to consume goods that make them feel more secure, funded by the relatively resilient agriculture income of 2021। तो जो सेकेंड वेव आई है जिसने हिट किया है, उस सेकेंड वेव के बाद हम कैसे एग्रीकल्चर के हालात को ठीक कर सकते हैं। अब हमारे यहां क्या है, कोर इन्फ्लेशन राइज। आपको अब यहीं से सवाल आ गया, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, यह क्या है, दोनों में क्या फर्क है।
अगले आप लेक्चर में इसको तैयार करके आए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूं। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? अब कोर इन्फ्लेशन आजकल बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और ये क्या करेगा? इट मे ट्रिप अगेंस्ट रूरल इंडिया। अगर एग्रीकल्चरल वेजेस स्ट्रांग हैं, नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस हैव नॉट बीन एज रेजिलियंट। तो एग्रीकल्चरल वेजेस एंड नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस। अब दूसरा सवाल, एग्रीकल्चरल वेजेस एंड नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस। अगला आपको हैंड देता हूं, एग्रीकल्चरल वेजेस को इंपैक्ट करने वाले कारण क्या हैं और नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस को इंपैक्ट करने वाले कारण क्या हैं। गॉट इट? अब इसके साथ आप समझने की कोशिश करिए कि रूरल इनकम डिपेंड किस में करता है। रूरल इनकम डिपेंड करता है मानसून रेन के ऊपर। अगर हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक। तीसरा सवाल, हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए और हमको एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किस तरह करना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर हमको ध्यान देना होगा अगर हम एग्रीकल्चर की हालत को सुधारना। देखिए, अब यहीं से आपको एक चीज और मिल गई, एग्रीकल्चर की हालत को सुधारने के लिए क्या क्या करना होगा। हमको कृषि के आधारभूत ढांचे में सुधार करना होगा और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना होगा। जो एम्प्लॉयड है नॉन एग्रीकल्चरल इनफॉर्मल सेक्टर में, जो मेकिंग करते हैं, 40% ऑफ इंडियाज लेबर आर हाफ रूरल हाफ अर्बन। जो अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें हाफ रूरल है और हाफ अर्बन है। किसी को दिक्कत हो रही है? तो जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनफॉर्मल सेक्टर है, नॉन एग्रीकल्चरल इनफॉर्मल सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चरल इनफॉर्मल सेक्टर, जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनफॉर्मल सेक्टर है, इस नॉन एग्रीकल्चर इनफॉर्मल सेक्टर में 40% इंडिया के लेबरर हैं, वो हाफ रूरल हैं हाफ अर्बन हैं। तो क्या करना हो? वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज 40% डू। यह 40% करते क्या हैं, हमको यह समझना होगा। व्हाट दीज 40% डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये लोग 40% करते क्या हैं और यह 40% कहां पर एम्प्लॉय हैं। अगर हम ऑल इंडिया लेवल देखें तो अबाउट हाफ ऑफ दीज परसेंट और एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज। अब 40% का हाफ मीनिंग बाय 20% यह इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब हमको इन सेक्टर्स पे काम करने के लिए क्या दिया, यह सारे आपने इशू खड़े कर दिए। अब इन इश्यूज पे आपको क्या करना होगा? सवाल देखिए, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? रोल ऑफ unorganized sector in agriculture as well as industry. How unorganized sector position may be improved.
role of unorganized sector, role of unorganized sector in Indian economy। अब इसको दो भाग में बांट लीजिएगा आप, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मेजर्स taken by government to strengthen the need of unorganized sector। क्लियर हो गया? बोले, किसको क्लियर नहीं हुआ? अब इसी के साथ आप पढ़ें, मैं सब करंट अफेयर्स निकाल रहा हूं, सब न्यूज से, इसी के साथ आप पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑन द माइग्रेंट लेबर। इसी के साथ साथ आप पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब इसी के साथ पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन माइग्रेंट लेबर, कि सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट लेबर के बारे में क्या बोला है। अब माइग्रेंट लेबर क्या है? माइग्रेंट लेबर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी माइग्रेंट लेबर की समस्याएं किस किस तरह की हैं और क्या क्या समस्याओं का निपटारा किया गया है, तो हम समझते हैं माइग्रेंट लेबर के इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हाल में आया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो कंट्रीब्यूशन है, क्या बोला? कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स इन इकोनॉमी इज क्रिटिकल। आप यही लिखिएगा, कहीं मौका मिलेगा, बिकॉज इट इज सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिंग, देयर इज नो चैलेंज इन इट। जो कंट्रीब्यूशन है माइग्रेंट लेबर का इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत अच्छा है। इवन दो दे आर ऑफन एम्प्लॉयड इन प्रिकेरियस जॉब, इट रिमाइंड्स अस दैट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए, उस हमने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक दूसरे आर्टिकल से निकाला है। अभी दूसरे आर्टिकल में जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की व्याख्या की गई है, वहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फिर से आ गया है, फिर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फिर वापस आ गया है। अब समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने क्या कहा है कि वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारी विचारधारा में, हमारी अर्थव्यवस्था में, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह जरूरी है वेलफेयर स्कीम उनको मिले। वेलफेयर स्कीम, देखिए, अब आप इस दूसरे इशू को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप वापस लेके जा सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी। आप इस चीज को, आप जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो माइग्रेंट लेबर पे है, इसको आप लिख सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे भी। कैसे लिखोगे? अब यही चीज, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं यह भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं। तो आप कैसे लिखने की कोशिश करोगे, अभी सोचो। तो जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो माइग्रेंट लेबर है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? इनको वेलफेयर स्कीम बगैर किसी समस्या के प्राप्त होनी चाहिए। 1979 में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कफोर्स एक्ट बना। देखिए, अब आप दो तीन चीजों को जरूर जाने, क्या क्या सरकार ने बनाया है। 1976 में क्या था? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। इंटर स्टेट माइग्रेंट 1976 बनाया कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, वर्कमैन एक्ट। दूसरा आया 1996 बिल्डिंग
1996 में आया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 2008 में आया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अब इसको याद रखिए, कहीं मौका मिलेगा माइग्रेंट लेबर पे, लोगों के जीवन के सुधार पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे, आप इसको तुरंत लिख डालिएगा। यह 3 महत्वपूर्ण उन्होंने लाने की कोशिश की और इशू किया, प्ली टू इंटरमीडिएट एक कॉन्ट्रैक्टर्स टू डू द ड्यूटी इन जब कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वह माइग्रेंट लेबर के बारे में काम, जब उनको रजिस्टर करे, उनके अधिकारों को देने की कोशिश करे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड प्रोसेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन ऑर्डर टू एलोकेट एडिशनल फूड ग्रेन्स अगर आपको मिनिस्ट्री ठीक से नहीं याद आ रही है, आप ये लिख दीजिएगा कि मिनिस्ट्रीज को यह आदेश दिए गए। देखो 2 रास्ता है, या तो आपको ठीक ठीक याद आए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको आदेश दिया गया कि वह एडिशनल फूड ग्रेन्स राज्यों को डिस्बर्स करें ताकि वह माइग्रेंट लेबर को खाना दे सकें। अगर वह नहीं याद आता है, आप लिखिए मंत्रालय को इस बात का आदेश दिया गया कि वह राज्यों को एडिशनल फूड ग्रेन्स दे माइग्रेंट लेबर के लिए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत कहा गया 1 नेशन 1 राशन कार्ड है। उससे फायदा क्या होगा कि मान लो यूपी का लेबरर जो है वह महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र में वह खाना प्राप्त कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप आईडी कार्ड के लिए फोर्स मत करो, आप सेल्फ डिक्लेरेशन लो, उनसे आप सेल्फ डिक्लेरेशन लो कि कौन कौन लोग हैं, उनके सेल्फ डिक्लेरेशन पे उनको फूड करो। तो एक सिग्निफिकेंट उन्होंने दिया कि जो कन्वेंशन हुआ करता था, कहा गया कि अथॉरिटी शैल नॉट इंसिस्ट ऑन आई कार्ड, आप आईडी कार्ड पे इंसिस्ट न करो, उनके सेल्फ डिक्लेरेशन को वर्कर को एक्सेप्ट करो और उनको वेलफेयर स्कीम का फायदा दो। इस तरह का सिमिलर बनाया गया था 2008 के सोशल सिक्योरिटी एक्ट में। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में भी एक सिमिलर प्रोविजन बनाया गया था। तो जो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है कैन नॉट बी यूज एन एक्सक्यूज। आप लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को एक्सक्यूज बना के वह आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, जबकि यह समय पेंडेमिक का चल रहा है। जो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? टू गेट ऑल माइग्रेंट लेबर रजिस्टर्ड, ताकि वह वेलफेयर स्कीम का फायदा उठा सकें। यह भारत का, अब आप यहां से आर्टिकल 13 पे भी आ जाओ, 38 पे भी आ जाओ कि यह भारत का, यह सोशल भारत का यह एजेंडा है। आपको मैंने आर्टिकल 13 पढ़ाया हुआ है, अगर आप आर्टिकल 38 देखें तो आपको यहां से मदद वो भी कर रहा है कि यह भारत का एजेंडा है, यह भारत के सरकार का दायित्व है कि लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करे। तो आप यहां से आर्टिकल 38 का भी इस्तेमाल, वो भी जिक्र कर दो आप। यह आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया। चलिए हम इसी को एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। लेट्स टेक वन मोर स्टेप। वो स्टेप क्या है? हम सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात करें। देखिए, एक टॉपिक और 3 पेपर के अलग अलग आर्टिकल। सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? स्क्रीन कम क्लियर है? किसको स्क्रीन कम क्लियर आ रही है? क्या स्क्रीन क्लियर, क्या स्क्रीन क्लियर नहीं? क्लियर था स्क्रीन? आप जरा अपना वो देखो, क्या कहते हैं, अपना स्क्रीन देखो, किसको स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? अब हम जो, अगर हम देखिए, जैसे ही आप किसी एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, आप 3-4 चीजों की बात तुरंत करें। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, MSP, सब्सिडी इन इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी इन फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन। आप इतना चीज रफ में लिख लीजिए। जैसे ही आपको कोई एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर की बात हो, इतना आप देख लीजिए। तो अगर आप देखें तो इंडिया ने जो सेटअप किया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पर्पस क्या है? अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पर्पस क्यों है, यह क्यों सेटअप किया गया है? इसका पर्पस है टू प्रोक्योर ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स एट प्राइसेस सेट बाई CACP। अब इसका काम क्या है? CACP के द्वारा सेट की गई प्राइस पे फार्मर से अन्न को, अनाज को लेना। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका फायदा क्या होगा? ये हेल्प करता है इंडिया गेट रिड ऑफ द इट्स डिपेंडेंट ऑन फूड एड। यह फूड एड की बोलता है और सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता है। अगर हम आज अपना एग्रीकल्चर देखें, वह उतना मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। हालांकि मानसून की डिपेंडेंसी कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन रिलेटिवली मानसून की डिपेंडेंसी कम हो गई है। और उसके कारण क्या हो गया है? हम माउंटेन्स ऑफ ग्रेन्स पा गए हैं। हमने पहले आपको एक फूड मैस पढ़ाया हुआ है, अगर आप याद करिए, कि हमारी रिक्वायरमेंट 62 मिलियन टन की है और हम 100 मिलियन टन से ज्यादा का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एक्सेस 38 मिलियन टन है, उसका हम क्या करें? अगर आप याद करें, ये मैंने आपको फूड मैस में पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वह 62 मिलियन टन का है, हम 100 मिलियन टन से ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं, तो 38 मिलियन टन का हम क्या करेंगे? तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वह मानसून पे डिपेंडेंट बहुत नहीं रह गया, हालांकि अभी भी है, लेकिन हमने अपने फूड के प्रोक्योरमेंट में बहुत ज़्यादा फूड प्रोक्योर कर लिया है। और हमारा जो फूड है और बॉर्डर, जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, वह 50 साल पुरानी है। अब आप अटैक करना शुरू करिए जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है। अब आपका सवाल यहां से बनना शुरू हो रहा, अच्छा सा 50 साल पुरानी है। अब इसमें आप अपने फूड मैस का सहारा लीजिए। जब आप लिखिएगा तो आप फूड मैस का सहारा ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के सिस्टम का सहारा ले सकते हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है 50 साल पुरानी है। तो भारत करे क्या? दिक्कत क्या है? हम इनफ जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम इनफ जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, हम इनफ जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखकर अपने आगे के अनुसंधान को ध्यान में देखें
तो जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया में हम जॉब को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आउटसाइड एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा जो जॉब क्रिएशन है आउटसाइड एग्रीकल्चर सेक्टर, आउटसाइड एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा जॉब है, आउटसाइड जॉब क्रिएट बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो आउटसाइड एग्रीकल्चर सेक्टर हमको जॉब क्रिएशन पे काम करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको एक आंकड़ों के सहारे समझने की कोशिश करें, लेट्स सी ए बिट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड दिस। आज इंडिया डिराइव करता है ओनली 15% ऑफ इट्स जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर। आज इंडिया करता क्या है? इंडिया के जीडीपी का 15% एग्रीकल्चर से है। इंडिया के जीडीपी का 15% प्राप्त होता है हमको कहां से? एग्रीकल्चर से। लेकिन 42% जो पॉपुलेशन है, लेकिन 42% जो पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये लिख के आइएगा जहां मौका मिलेगा, छोड़ने का नहीं है। हमारे जीडीपी का 15% प्राप्त होता है एग्रीकल्चर से, लेकिन 42% से ज्यादा की हमारी पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे। अगर हम इसको चाइना से कंपेयर करें, 10% इन चाइना एंड लेस देन यूएस। अगर हम चाइना से करें तो वहां पर 10% है और 1% है। तो क्या हो गया? कि चाइना में 10% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और यूएस में 1% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। और नियरली 61% ऑफ फार्मर जो सर्वे किया गया उसमें यह देखा गया कि वह जो एक सर्वे किया गया, सर्वे से क्या आया? ज्यादातर लोग फार्मिंग छोड़ना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग फार्मिंग छोड़ना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या करना चाह रहे हैं? वह लोग फार्मिंग को छोड़ना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग फार्मिंग को छोड़ना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग फार्मिंग छोड़ना चाह रहे हैं। यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बहुत लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं। तो हमारा अगर 45 साल तक का पीरियड देखें 2016 तक, तो जो एग्रीकल्चर का सेंसस है, एवरेज साइज ऑफ इंडियन फार्म जो है कम हुआ। देखिए अगला, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें कि हमारा एग्रीकल्चर का साइज क्या है, किस तरह से एग्रीकल्चर का साइज हमारा काम करता है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे 45 ईयर में, अगर हम अपने पिछले 45 साल में 2016 तक का सर्वे है, उसमें एग्रीकल्चर जो सेंसस है, एवरेज साइज ऑफ इंडियन फार्म जो है कम हुआ है, मोर देन हाफ, 2.28 हेक्टेयर। जो एवरेज साइज ऑफ फार्म था 2028 हेक्टेयर से कम होके 1.08 हेक्टेयर हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पिछले 2016 तक का सर्वे है, पिछले 45 सालों में अगर हम इंडियन फार्म की साइज देखें तो जो इंडियन फार्म की एवरेज साइज है, एवरेज साइज वह 2.28 हेक्टेयर से घट के 1.08 हेक्टेयर हो गया है। और जो
46 मिलियन फार्म्स हैं, वह नियरली 100 मिलियन आर मार्जिनल और स्मॉलर हैं। तो अगर हम 146 मिलियन फार्म्स को देखें तो इन 146 मिलियन फार्म्स में से 100 मिलियंस जो हैं वह क्या है, वह 100 मिलियंस है, वह मार्जिनल है या स्मॉल है। अगर आपको कभी भी भारतीय कृषि की दशा पर कुछ लिखना हो तो दीज आर वेरी गुड फैक्ट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू एक्सप्लेन कि भारत की हालात क्या है। अगर इसको हम राज्य वाइज देखें तो राज्य वाइज देखने में जो एवरेज जो फार्म साइज है वह हर राज्यों में लगातार कम होती गई है और सबसे ज़्यादा कम हरियाणा में हो गई है। अब हम अगर देखें तो हमारे 50% जो लोग हैं उनके पास लैंड नहीं है। हमारे गांव के जो 50% लोगों के पास लैंड नहीं है और इन लोगों के लैंड न होने से क्या हो रहा है, ये लैंडलेस लेबर की तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी लो है। हमारे खेती की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। तो अब भारत चाहता क्या है, नाउ कम वी नीड सेकेंड, ये हम अपने इंटरव्यू के छात्रों के तैयार करा रहे हैं, वी नीड सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। अब सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का प्रारूप क्या होगा, किस तरह से किया जाना चाहिए, अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम इनकरेज क्या करें, पंजाब और हरियाणा को वीट और राइस से शिफ्ट करें। उनको गेहूं और चावल से शिफ्ट करें कि आप गेहूं चावल ही सबसे ज्यादा मत बोइए, उसके बाहर आइए। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या हो, क्रॉप रोटेशन होगा। और आप शिफ्ट करके कहां जाइए, आप गेहूं चावल से शिफ्ट होकर जाएं कहां, आप जाएं फ्रूट पे, वेजिटेबल्स पे, पल्सेस पे, ऑयल सीड्स पे। तो पहली चीज क्या है, हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को गेहूं और चावल से शिफ्टिंग करने की आवश्यकता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसको बंद किया जाए। इससे क्या हो रहा है, इससे ग्राउंड लेवल वाटर नीचे जा रहा है। इससे ग्राउंड लेवल वाटर, अब क्या हो रहा है, वहां पर लोग बिजली का इस्तेमाल करके और पानी का इस्तेमाल करके कम टाइम में उत्पन्न होने वाली क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फार्मर को इसके बजाय आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैश सब्सिडी दीजिए उनको और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लीजिए, उनको कैश सब्सिडी दे दीजिए आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के स्थान पे। और हैवी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को आप डिस्करेज करिए। हैवी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो यूज है इसको डिस्करेज करिए। ये हमारे खेत को खराब कर रहा है। ये और जो हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, उन बीमारियों के आने का यह एक कारण है। तो हम एक क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन को कोशिश करें। क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगा और हमारे खेतों को और न्यूट्रिएंट प्राप्त होंगे जिससे वह बेहतर काम कर सकेंगे। एक रास्ता क्या है कि जो हम इंसेंटिव देते हैं बवाया एमएसपी, हम एमएसपी के तहत जो इंसेंटिव देते हैं उसके लिए सरकार कोशिश करे। वन वे टू डू दिस की हम एक सेटअप करें सिस्टम ऑफ इंसेंटिव टुवर्ड्स दीज क्रॉप्स, जो इस तरह की क्रॉप्स हैं।
इन क्रॉप्स को हम इंसेंटिव कोने की कोशिश करें और वीट और राइस से एमएसपी को हम कम करने की कोशिश करें। मनरेगा से जो पीएम किसान है उसके माध्यम से लोगों की मदद करने की कोशिश करें। देखिए, एक टॉपिक और 3 डिफरेंट आयाम आपको देखने को प्राप्त हो रहे हैं। देयर इज वन टॉपिक बट 3 डिफरेंट डायमेंशंस वी आर एबल टू सी। आज के लिए इतना ही करते हैं। 2-3 टॉपिक और हैं बट आई हैव टू गो समवेयर, इसलिए मुझे क्लास को प्रीपोन करना पड़ा। आई डोंट वांट टू कैंसिल द क्लास कैंसिल करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मेरी जवाबदेही है आप लोगों के प्रति, लेकिन आप यह समझने की कोशिश करें किस तरह से सवाल बनते हैं, कैसे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह के आर्टिकल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप किसी भी एक लोग बार बार सवाल पूछते हैं हम ऐसे किस बाजार की किताब पढ़ें। बाजार की किताब ऐसे अच्छा आपको लिखने को प्रेरित नहीं कर सकती है। आप इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, लगातार ज्वाइन करते रहें। मैं बार बार अपील करता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का जो फेसबुक पेज है, जो ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा का जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम शायद कोशिश करेंगे कि हम जो एक अभियान चला रहे हैं शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ, उसमें सफल हो सकेंगे। हमारी कोशिश है इलाहाबाद के जो एक बाजारू कोचिंग संस्थान है वो सब बंद हो जाएं, उनकी हम बंद करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और बंद तभी होंगी जब हम लोग बेहतर शिक्षा देंगे और आप हमारी शिक्षा से जुड़कर इसको लाभ लेने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा, हम लोग कई तरह की प्रक्रियाओं के बारे में सोच रहे हैं। मॉक टेस्ट हो रहा है, एक इलाहाबाद में हम लोग सेंटर चला रहे हैं, हम लोग एक हॉस्टल के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएँ तभी हो पाएंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। खासकर हमको तलाश है ऐसे अभ्यर्थियों की जो मेहनत करना चाहते हैं, जो डेडिकेटेड हैं, जो कोशिश करना चाहते हैं इस सेवा में सफलता के लिए। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम।